ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक और विदेशी दौरा और इसको लेकर एक और बड़ा विवाद। अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव का हवाला देकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी साफ साफ देखी जा सकती है। राहुल के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी गुस्से में है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपने विदेशी दौरे में देश को बदनाम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तो उन्हें देशद्रोही तक करार दिया। राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन क्या राजनीति के चक्कर में संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधना ठीक है? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं, वो भी उस समय जब कांग्रेस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं के मामले में ही निशाना साध रही है। जब महाराष्ट्र के नतीजों की बात हो रही है तो यह बताना भी जरूरी है कि महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड के भी नतीजे आए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिली थी और वो चुनाव भी इसी चुनाव आयोग ने ही कराए थे। उससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुनी सीट मिली थी। महाराष्ट्र में ही इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। यूपी में बीजेपी इंडिया गठबंधन से पिछड़ गई थी। अब सवाल यह है, क्या ये राहुल गांधी का दोहरा रवैया नहीं दर्शाता? जीत अपनी बताते हैं और हार के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। सवाल यह भी है, क्या विदेश में घर की बात देश से है विश्वासघात, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? राहुल बार बार विदेशी धरती से देश की राजनीति पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा के सिलसिले की शुरुआत करें। उसके पहले वार पलटवार और जुबानी जंग इस मुद्दे पर आज पूरे दिन कैसे देखने को मिली है, आप भी सुनिए। Terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. Between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to close, 65 lakh voters voted. Physically impossible to happen, right? Because for a vote it takes approximately 3 months. श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। बार बार चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। मंगल में जाकर तूने बात किया ना, चंद्रमा में जाकर। राहुल गांधी, सच के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती कि जमीन पर जाकर आप सच बोल रहे हो। देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछालने का काम न करे। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहाँ रखो आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए। तो सवाल हमने खड़े किए और इसका कोई भी जवाब जो है इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाई। इतना वोट बढ़ जाता है महाराष्ट्र में जो ऐतिहासिक नहीं है, आप वो समझा नहीं पाते हो क्यों? जितना वोट बढ़ता है सब बीजेपी की झोली में कैसे जाता है? अरे भाई, ये थोड़ी है कि हम लोग सब कोई नासमझ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बकायदा एक विषय का क्रमांक जवाब दिया था। कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं, पर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहें तो आपसे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं, मैं देवेंद्र फडणवीस को कह रहा हूं। विदेश में जाकर बोलने की परंपरा तो नरेंद्र मोदी से हम सीख रहे हैं, क्या गलत है बताइए? नरेंद्र मोदी और अमित शाह हार से क्यों डरते हैं? ये एक दिन भी हारने के बाद जेल से बाहर नहीं रह सकते। मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी भी एकदम थेथर हो गए हैं। देश के जो अंदरूनी विषय होते हैं उन विषयों के ऊपर विदेशी भूमि पे जाकर के चर्चा मत किया करिए, उसको अवॉइड करिए। आने वाले दिनों में जो पार्टी 16 पे निपट गई है, वो पार्टी कहीं 6 पे जाके ना आउट हो जाए अगले चुनाव में। मुझे इस बात का डर है। तो दोनों ही ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। चरण सिंह सापरा जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं।
शाना एनसीजी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट की हैं। किशोर तिवारी जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हैं। नवल किशोर यादव जी आप प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए प्रदीप भंडारी जी, मैं सवाल पूछूं उसके पहले जल्दी से कुछ ऐसे बयान है जिसको दिखाना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी विदेश में चुनाव आयोग को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, लगातार ठहराते रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते जब गुजरात में अपने भाषण के दौरान वो कांग्रेस की हार के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोषी बता रहे थे। उनका बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। तो इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। यह बयान आपके लिए जानना और सुनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि राहुल गांधी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर ठीकरा पहले फोड़ चुके हैं कि जो बूथ लेवल का चुनाव तक नहीं जिता सकते वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे में चरण सिंह सापरा जी आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं आज चर्चा की। अब कॉम्प्रोमाइज आपके खुद के नेता हैं जिस पर राहुल गांधी ने अभी 10-15 दिन पहले ही सवाल खड़े किए, या फिर चुनाव आयोग है? जब बूथ लेवल आपका चुनाव तक नहीं जितवा पाते हैं बड़े बड़े नेता, फिर चुनाव आयोग को कटघरे में क्यों खड़ा करना चरण सिंह सापरा जी, वो भी विदेशी जमीन पर जाकर? देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दो मुद्दे आप जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, ये दोनों मुद्दे जोड़ करके फायदा नहीं है, ये दोनों मुद्दे अलग है। जो श्री राहुल गांधी जी ने गुजरात के अंदर जो बात कही, वो अपने कार्यकर्ताओं को और हमारा जो वहाँ पर पार्टी का सिस्टम है उसको किस तरह से पुख्ता करना है, किस तरह से मजबूत करना है, कहाँ पर कमियां हैं, उन कमियों को किस तरह से दूर करना है, वो चर्चा उन्होंने उस लेवल की है, उस स्तर पर, और उन कार्यकर्ताओं के साथ की है। जो चर्चा आप कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग पर सवाल क्यों उठाए हैं, या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विदेश की धरती पर जाकर के राहुल गांधी जी ने देश की एक संस्था के खिलाफ में बोला है जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का रोना है। जब जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं वो कोई नए मुद्दों पर बात नहीं करते, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जिन मुद्दों पर भारत के अंदर सड़क से लेके संसद तक उन्होंने चर्चा की है। हमारे गली के नेता भी वही आवाज उठा रहे हैं, संसद के अंदर भी हमने आवाज उठाई, निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखे, एक नहीं 15 पत्र लिखे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग का कोई उस पर उत्तर नहीं आया है। उसी बात को, जो बात देश में उठती है वही विदेश में अगर जाकर के इंडियन डायस्पोरा के सामने बोली है या हमारी ओवरसीज कांग्रेस के सामने बोली है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि यह देशद्रोह है, ये तो उनका हमेशा का रोना है। वो किसान कोई सवाल पूछ ले तो किसान देशद्रोही हो जाते हैं, आतंकी हो जाते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं। चुनाव आयोग पर ही रहते हैं। कोई अग्निवीर पर सवाल पूछ ले। भारतीय चुनाव आयोग समझौता कैसे कर चुका है? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं सापरा जी, चुनाव आयोग समझौता कैसे कर चुका है? मैं उसी पे आ रहा हूं जी। आप चित्रा जी मेरी बात पूरी होगी तो आपके दर्शक भी समझेंगे। आप नहीं उनको समझने देना चाहती तो मैं चुप हो जाता हूं। मैं ये कह रहा था कि अग्निवीर पर कोई सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई सरकार को सवाल पूछ ले कि पेपर लीक ज्यादा हो रहे तो वो देशद्रोही हो जाता है। लेकिन सबसे बड़े देशभक्त तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। इनकी देशभक्ति देखिए कि भाई इनकी सत्ता के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, इनकी सत्ता के अंदर महंगाई बढ़ी है, आज 83% युवा जो है वो बेरोजगार है, आज देश के अंदर किसान परेशान है, आज अर्थव्यवस्था डगमगाई है। आपके सबसे बड़े नेता हैं, उनके बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर उनका इतना बड़ा बयान सामने आया है अमेरिका के बोस्टन में। मेरा ये सवाल है, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड कैसे है, कैसे साबित करेंगे इस बात को आप? अगर विदेशी जमीन पर जाकर, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग वोटिंग का हिस्सा बनते हैं, जहां पर पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराकर, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कई बार सवाल, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड कैसे है, इस सवाल का आप जवाब दें।
नहीं देखिए, कई एक बार नहीं अनेकों बार ये देखा गया है कि जब चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन आकर के उनको संभालता है। अब हमने निर्वाचन आयोग से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता आकर के उनको डिफेंड करते हैं। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? निर्वाचन आयोग में और भारतीय जनता पार्टी में क्या साठगांठ चल रही है? जब हमने एक बार नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव से 3 महीने पहले भी हमने कहा कि यहां पर वोट जोड़ने की प्रक्रिया जो है उसके अंदर धांधली हो रही है। हाँ। चुनाव से हमने 1 हफ्ता पहले भी पत्र दिया निर्वाचन आयोग को, उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। चुनाव के बाद भी हमने पत्र दिया है, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। हमने ये भी बता दिया कि भाई चुनाव से 5 महीने पहले 5 लाख लोग 34 लाख लोग दर्ज होते हैं और 5 साल पहले भी जो है वो उतने लोग दर्ज होते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? और चुनाव का जो मैं प्रदीप भंडारी जी फौरन आपके पास आऊंगी। चरण सिंह सापरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें कागजों में दर्ज हो उसको लेकर इस तरह के सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। चरण सिंह सापरा जी, प्रदीप भंडारी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैंने एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम से एक तो भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं की ओर से बयान दिए गए 2004 से 14 के बीच में जब लगातार आप लोग महाराष्ट्र जीत रहे थे, वो बयान निकलवाने की कोशिश की कि चुनाव आयोग पर किस किस बीजेपी के नेता ने सवाल खड़े किए, तो हमें कोई बयान नहीं मिला। और हमने कुछ आंकड़े भी निकाल लिए हैं, दर्शकों को मैं बता देती हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई लोकसभा के चुनाव में 2004 में, और आप लोग 1999 से लेकर 2014 तक लगातार महाराष्ट्र जीत रहे थे, ठीक है। जब आपके 1 नवंबर 2004 को विलासराव देशमुख भी थे, मैं 4 की ही बात कर लेती हूं, उस समय क्योंकि आप लोग केंद्र में आ चुके थे। लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में जो प्रतिशत था 4.7% वोट बढ़े थे। सिर्फ महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूं। 2004 में 4.7% वोट बढ़े थे। 2009 में जब आपकी ही सरकार थी उस समय लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में सिर्फ महाराष्ट्र में 4.1% वोट बढ़े थे। और अभी जब मैंने 2024 का आंकड़ा निकलवाया है चरण सिंह सापरा जी, वो आंकड़ा आप उनको दिखाते भी रहिए, वो आंकड़ा आपके सामने है। यहां पर 4.3% वोट बढ़े हैं। यानी कि अगर हम 2004 से तुलना करें या 2009 से तुलना करें तो कोई फर्क नजर नहीं आता है इन आंकड़ों में। उतने ही बढ़े हैं जितने कि आपके जमाने में यूपीए सरकार में बढ़े थे। चरण सिंह सापरा साहब, अब हम जीते तो भाई चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना है। नहीं चित्रा जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी रिसर्च टीम की गलती कहां पर है। हम क्या कह रहे हैं कि लोकसभा से पहले जो 5 साल में जितने लोग, समझो 35 लाख लोग जुड़े हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के बीच में 39 लाख लोग जुड़े हैं। हम ये कह रहे हैं आपने जितने भी आंकड़े दिए, आपने लोकसभा और विधानसभा के बीच एक मिनट में निकाल लिया ना सर, मैंने तो प्रतिशत में निकाल लिया। ये ऑथेंटिक आंकड़ा है, 5 साल पहले के नहीं सर, ये ऑथेंटिक आंकड़ा है, ये ऑथेंटिक आंकड़ा है, राहुल गांधी के बयानों के आधार पर है। नहीं चरण सिंह सापरा जी, अब आप फंस गए हैं तो फिर आप इस तरह की बातें करेंगे। मेरी बात को दबाइए मत, मेरी बात को दबाइए मत, मेरी बात को दबाइए मत, मेरी बात को दबाइए, मेरी बात जाने दीजिए ना। 1 मिनट, मेरी बात मुझे 10 सेकंड, हाँ मेरी बात दबा। देखिए समझिए मेरी बात को, हम क्या तुलना कर रहे हैं? 5 साल पहले का रिकॉर्ड और 5 महीने का रिकॉर्ड। आपने क्या बताया? 5 महीना 5 महीना 5 महीना, ये आपने बताया। हाँ। आपकी रिसर्च टीम को बोलिए कि 5 साल पहले का भी निकाले, उसमें 1 साल क्या आएगा? 70 लाख का फर्क आएगा। हाँ। ये मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, 5 साल पहले मैं का हर गिनती को जानता हूँ। ठीक है, 5 साल पहले का भी आंकड़ा है, मैं आपको आगे देने वाली हूँ, आगे आपको देने वाली हूँ। लेकिन जल्दी से प्रदीप भंडारी जी बहुत देर से जुड़े हुए, शाहनाज जी, किशोर तिवारी जी भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी जल्दी से, वो कह रहे हैं कि विदेशी जमीन पर जाकर अगर संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जाए, क्योंकि यहां पर ऐसा हो रहा है, इस वजह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज बताया है चुनाव आयोग को। देखिए, आज अगर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड है वो है कांग्रेस पार्टी, जो एक देश विरोधी पार्टी है। पहली बात, मैं सिर्फ तथ्यों की बात करूंगा और रिटॉरिक की बात नहीं करूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी को चित्रा जी चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है तो वायनाड से राहुल गांधी लाखों मार्जिन से जीते हैं, उनको तुरंत जो है रिजाइन कर देना चाहिए। प्रियंका जीती हुई थी, प्रियंका वाड्रा जीत चुकी है वायनाड से, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक 30% से ज्यादा वोट शेयर आया, उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत की सरकार मिली, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हमसे सिर्फ 2-2.5% वोट शेयर ज्यादा है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए।
और 90 से ज्यादा जो सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन है, वही प्रोसेस है, वही बीएलओ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो पहले तो अगर इनकी कुछ भी मॉरल क्रेडिबिलिटी है तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए, तब जाके इनके आरोपों में विश्वास किया जाएगा। पर ये करेंगे नहीं। दरअसल क्या है चित्रा जी कि जब भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा, तो राहुल गांधी पे सवाल उठते हैं, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जो है लोकतंत्र के ऊपर हमले की बात करते हैं, या अगर कोई भी विदेशी धरती पे, अगर विदेश से कोई हिंदुस्तान के अंदर आता है तो राहुल गांधी तुरंत विदेश जाते हैं और भारत के लोकतंत्र पे हमला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जेडी वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के अंदर आए, स्ट्रैटेजिक डील्स होने वाली है, राहुल गांधी ने वही समय चुना, विदेश पहुंचे और भारत के लोकतंत्र पे हमला किया। याद करिए सितंबर 7 से सितंबर 12 के बीच की बात, G20 के सभी नेता जो है भारत के अंदर आए थे, राहुल गांधी पहुंच चुके थे नॉर्वे के अंदर, उन्होंने बोला था भारत के इंस्टीट्यूशंस अटैक के अंदर है। तो ये कोई एक मियर कोइंसिडेंस नहीं है। हाँ, अब दिसंबर 2020 जाकर बयान देना वो देशद्रोही होना कैसे हो गया? देशद्रोही इसीलिए हो गया चित्रा जी, क्योंकि अगर बार बार आप लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र की प्रणाली को विदेशी धरती से सवाल उठाएंगे जिनका ऑलरेडी जवाब मिल चुका है, तो उनकी नीयत तो पूछी जाएगी। इलान ओमर से भी जाके राहुल गांधी मिलते हैं जो पाकिस्तानी है और एंटी इंडिया है। ये एक मैं आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। अरे ठंड रखो छापरा जी, अभी तो आधा मिनट भी नहीं बोला जितना आपने बोला है। ये रहा नवंबर 24, 2024 को, ये नांदेड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी को विधान उपचुनाव के अंदर लोकसभा की सीट में जीत दर्ज हुई थी। सेम समय जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था चित्रा जी, विधानसभा हम जीते थे पर उपचुनाव वो जीते थे। बताइए कैसे अगर वो पूरा प्रोसेस धांधली वाला होता, वोटर लिस्ट धांधली वाली होती, तो लोकसभा के उपचुनाव में उसी समय जो हुआ था कैसे जीतते। उनका ये कहना है कि वीडियोग्राफी हम मांग रहे हैं, हमें चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है। अरे चित्रा जी, इसमें भी मैं आपको डेटा बताना चाहता हूं। इसमें भी डेटा ये कहता है कि 4.5 करोड़ वीवीपैट स्लिप्स जो है वो ऑलरेडी जो है उसको चुनाव आयोग कंटिन्यू कर चुका है। पर इसमें बड़ी बात वीडियोग्राफी की नहीं है, ये डेटा की बात कर रहे थे। 2009 के अंदर मई में जब 7,59,68,312 वोटर्स असेंबली में थे, लोकसभा चुनाव के अंदर वो कम होके 7,29,54,060 हो गए, तो लगभग 30 लाख का फर्क था। अब 10 साल के बाद में भी जब चुनाव होता है तो लगभग डिफरेंस सिर्फ 40 लाख का आता है और टोटल वोटर्स के अंदर डिफरेंस सिर्फ 2 करोड़ का आता है। इनके जो प्रवीण चक्रवर्ती जो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिस पे कर रहे हैं, तो 2011 का है। पर वो सब छोड़िए, टेक्निकल बातें नहीं कह रहा चित्रा जी। अगर इनको लगता है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है तो इनको तुरंत वायनाड से रिजाइन करना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को लोकसभा से रिजाइन करना चाहिए, तब जाके माना जाएगा। बाकी लोगों के पास शरण सिंह सापरा जी जल्दी से जवाब दीजिए आप। देखिए ये जो फर्जी देशभक्त है ये बताएं कि अभी 4 दिन पहले ही एक सब इंस्पेक्टर है रंजीत कासले बीड़ के, जिन्होंने खुलेआम मीडिया में आकर कहा है कि मैं वहां पर ईवीएम की रक्षा में खड़ा था। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। अरे झूठ थोड़ी, तुम्हारा जो भी आ गया, वो सस्पेंडेड ऑफिसर है, वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था। चित्रा जी मेरी बात को दबाने का प्रयास देखिए हो रहा है। उनकी बात सुनिए, उसके बाद प्रदीप जी बोलेगा, उनकी बात सुनिए। हाँ बोलिए बड़बड़ा क्यों रहे, बाकी लोगों के पास जाना है। बोलिए 10 सेकंड का रिबटल दीजिएगा। बड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत, सुनिए बात। रंजीत कासले ने खुद कहा है कि मैं ईवीएम की ड्यूटी में था, वहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही थी। मैंने जब सवाल उठाया तो मुझे पकड़ के साइड में ले गए, मुझे मनाने का प्रयास हुआ। अगले दिन मेरे अकाउंट में उसने तारीख भी दी है, 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आता है। यह उसने मीडिया के सामने कहा है। जब उसने कंप्लेन करी तो उसके ऊपर पुलिस ने फर्जी कंप्लेन दर्ज करी है। ये इस तरह का इनका प्रशासन और शासन है। ये बताएं कि मार्करवाड़ी में अगर मॉक पोल करना था, मार्करवाड़ी में मॉक पोल क्यों नहीं करने दिया आपने? जल्दी से अगर मॉक पोल हो जाता तो इसी सवाल पर जल्दी से जवाब। ये लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी 80 चुनाव हार चुके हैं, इतना तो झूठ मत बोलो। ये रहा 18/4/2025 को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, देखिए मेरे बीच में बोलना शुरू हो गए, ये मेरे बीच में बोल रहे। चित्रा जी अब इनको चुप कराइए आप। बीजेपी का सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए प्लीज। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज सापरा साहब मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं ऐसे डिबेट नहीं तो फिर आप इनको 10 सेकंड सुन लीजिए। आप बोलिए। ये रहा 18/4/2025 को ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीड़, उन्होंने यहाँ पुष्टि करी है कि वो ऑफिसर जो है सस्पेंडेड है और उस वक्त वो वोटिंग के समय प्रेजेंट ही नहीं था। ये रहा इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल ट्वीट। अरे हर भ्रष्टाचारी, हर दागी के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी होती है और हमारे चुनाव प्रणाली के साथ क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हद हो गई है? जाओ कोर्ट से,
ये इसीलिए इलान उमर इनकी मसीहा, हाफिज सईद इनका मसीहा, पाकिस्तान इनका मसीहा, चाइना इनका मसीहा, पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इनकी मसीहा नहीं है। एंटी लोकतंत्र हो छात्रा जी, शर्म करना चाहिए आपको। कोई पूछेगा नहीं। दागी ऑफिसर रंजीत कासले बोल रहा है, अरे शर्म आपको आनी चाहिए भाई। जो व्यक्ति खुलेआम बोल रहा है देश के लोकतंत्र से, उससे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। तथ्य के तथ्यात्मक रूप से जवाब दो। अगर लोकतांत्रिक प्रणाली बिकी हुई है तो प्रियंका वाड्रा कब छोड़ रही है? तथ्य को आप दबाना चाहते हो। कब छोड़ रही है? प्रियंका जी कब छोड़ रही है? हिटलरशाही चल रही है। हुआ आपके साथ सिलेक्शन आयोग कब छोड़ रहे? राहुल गांधी अपनी सीट जो 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते, कागज पे आना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं। किशोर तिवारी जी, पहले आपके पास आते हुए शाहना एनसी जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ, फिर बिहार के अपने नेताओं के पास चलूंगी। किशोर तिवारी जी, जब आप चुनाव हारिए तो फिर अब चुनाव आयोग की ही गलती और जीत जाइए। अभी तो लोकसभा में आप लोगों के गठबंधन को 30 सीटें मिली थी ना। और किशोर तिवारी जी, मैंने ये जो आंकड़ा निकाला है वोट प्रतिशत का, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिले थे 26.18% वोट, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में मिले हैं 26.77% वोट। आपकी जो विरोधी पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट की, उनको मिले थे 12.38% वोट और लोकसभा चुनाव में उनको मिले थे 12.95% वोट। तो ये आंकड़े तो नहीं बता रहे हैं ना किशोर तिवारी जी, वोट प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा जंप तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे हो गया चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके आरोप लगा रहे हैं, यह बात में कोई तथ्य नहीं है। जब से चुनाव हुए हैं तब से राहुल गांधी इस पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी नहीं, हमने भी कई प्रश्न दागे और इलेक्शन कमीशन को बदल दिया गया, लेकिन जवाब हमारे पास आए नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, चित्रा त्रिपाठी जी, मैं ये चिल्लम चिल्ली सुन रहा था, इसमें कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में बहुत चुनाव देखे। ये चुनाव में गड़बड़ है या नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि चुनाव के अंतिम यादी के बाद 70 लाख वोट बढ़कर 9:30 बजे की इसमें आए और 5 से 7 बजे के दरमियान ये वोट बढ़े हैं। हाँ। इसको कोई कन्विंसिंग आंसर कहीं से आ नहीं रहा और वोटिंग की विनिंग मार्जिन उससे कम है। मैं एक बात बोलता हूँ, प्रदीप भंडारी जी बहुत कह रहे थे कि ये लोगों ने रिजाइन कर देना चाहिए, उन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए। मैं एक ही बात करता हूँ, अगर लोकतंत्र में चुनाव की पवित्रता रखना है तो महाराष्ट्र में इनके चॉइस से 10% सीट पर फिर से चुनाव कर लो। और मैं आपको बता रहा हूं चित्रा त्रिपाठी जी, ये 10% पे भी चुन के आ गए या इनके डिपॉजिट भी बच गए तो बहुत बात है। महानगर पालिका के चुनाव तो होंगे ना किशोर तिवारी जी, फिर से विधानसभा का चुनाव क्यों कराने की तैयारी है? आप उसमें अपना पूरा दमखम लगाइए। और हमने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का हाल का बयान भी देखा है कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो हराएंगे। चित्रा त्रिपाठी जी, एक बात बोलिए किशोर तिवारी जी। अरे भाई, मैं बताऊं, ये महानगर पालिका के चुनाव क्या, ग्राम पंचायत के चुनाव भी नहीं कर। मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। शायरा एनसी जी, आप जवाब दे दीजिए। चित्रा जी, अभी मैं कुछ बोलूं? अब मैं मेरे ख्याल से वो बात पूरी करेंगे, उनकी बात पूरी हो जाए। शायरा एनसी जी, बोलिए किशोर तिवारी जी, अभी ठीक हो गया है। हाँ, मैं आ रही हूँ, बोलिए जल्दी से किशोर तिवारी जी। अगर चुनाव में गड़बड़ी नहीं होती, अरे भाई बोलिए शाहना जी थोड़ा मुझे बोलने देना। अगर चुनाव फेयर होते और वोटों की गड़बड़ी नहीं होती तो चाइना एनसी जी की डिपॉजिट जब्त हो जाती और 1.5 से 2 लाख वोटों से हारती। चाइना एनसी जी मार्जिनल बेफिक्र रहिए मेरे बारे में। बीजेपी शिवसेना के इतिहास में अरे भाई, तुमको तो आप बेफिक्र रहिए किशोर जी, आपकी एक विशेषता है, अपने आप को खुद प्रवक्ता बताते हैं। पहले तो किशोर तिवारी अरे भैया, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर आप ये कहेंगे कि शायना, ठीक है, फिर तो शायना एनसी बीजेपी की नेता थी, बाद में वो शिंदे गुट में शामिल हुई, इनको तो बहुत बड़े मैंडेट से जीतना चाहिए था। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, एक विशेषता है चित्रा जी। किशोर तिवारी जी सुन लेते हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं सुन लेते हैं शायना एनसी जी को, फिर मैं आ रही हूँ। बोलिए शायना जी।
अरे बहुत हालत खराब थी इतने कम वोट क्यों आ रही? चित्रा जी, ठीक है सर। राहुल गांधी, अरे किशोर जी चुप रहिए, आपकी नैया डूब चुकी है तो आप वहीं बैठिए। कि चित्रा जी, राहुल गांधी की एक विशेषता है, जब उनको मौका मिलता है बोलने के लिए वो गायब, पार्लियामेंट में गायब, जाते हैं विदेश और वहां बकबक चालू करते हैं। और क्यों उनको सिर्फ भारत को सम्मान के दृष्टि से असम्मानित करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? वो बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोटाला किया है, वो तो एक एंटाइटल्ड चाइल्ड ऑफ इंडिया है। और अफसोस की बात ये है कि ये एंटाइटल्ड चाइल्ड ने जो प्रतिक्रिया दी उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण दी है। अभी आप देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो फर्स्ट और सेकंड अपील होता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मिनिमल एप्लीकेशंस वर रिसीव vis-a-vis करेक्शन ऑफ सेक्शन 22 एंड इंक्लूजन ऑफ सेक्शन 23। ये स्पेशल समरी रिवीजन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ जाता है एक एक इलेक्शन के बाद। वहां एसएसआर ने ये स्पष्ट किया है कि एलिजिबल वोटर्स जो है, जो 18 साल के बाद जो एनरोल होते हैं वो भी वोट करते हैं। और पूरे इलेक्शन प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र में 89 अपील्स भी नहीं थे। चित्रा जी, आप देखिए कि क्या बकवास कर रहे हैं राहुल गांधी। और जो एक तरफ वैन्स आ रहे हैं भारत में, भारत और यूएस के जो टाइज हैं वो इतने बेहतरीन हो गए हैं, वहां सम्मान के साथ आपको आपके देश को पेश करना चाहिए, या एक इम्बेसिल के दृष्टि से, एक एंटाइटल्ड चाइल्ड के दृष्टि से सिर्फ विदेश में जाके ये बकवास करना। मैं मानती हूं कि आज कांग्रेस और उनके प्रवक्ताओं को पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए। माफी बस नहीं है, उनको ये इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि 1971 में इंदिरा गांधी ने जो किया पूरे देश में और फिर इमरजेंसी लागू किया, वो एक ही बार खिलवाड़ हुआ। और एक बार खिलवाड़ हुआ जब 1991 में राजीव गांधी ने कहा री इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कभी ये प्रैक्टिसेस नहीं अपनाए। लोकसभा के रिजल्ट्स अलग थे, हमने स्वीकार किया। विधानसभा के रिजल्ट्स आखिर अपनी हार को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार मैं बिहार के नेताओं के पास आती हूँ सापरा साहब, उसके बाद मैं लौट रही हूँ, आप सबके सवालों का जवाब दीजिएगा। नवल किशोर यादव जी भी हमारे साथ हैं आरजेडी से, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ हैं एलजेपीआर से। नवल किशोर यादव जी, आपके पास आते हुए, अब चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगातार पिछले 3-4 इलेक्शन मैंने भी कवर किया है, चुनाव बिल्कुल करीब हैं और कहा जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 2020 में अच्छा परफॉर्म किया होता तो फिर तेजस्वी यादव वहां पर मुख्यमंत्री बन सकते थे। जिस तरह से सीटों के मद्देनजर आरजेडी बड़े पैमाने पर जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने बुरा परफॉर्म किया था। राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर यह बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है चुनाव आयोग, आरजेडी भी क्या यही मानती है? देखिए चित्रा जी, सब बात बतानी चाहिए। जब आप बताते हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि डेमोक्रेसी एट रिस्क 2010 में किसने लिखा था और उसका विमोचन किसने किया था। जीवीएल नरसिम्हा ने लिखा था और उस समय के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी ने उसका विमोचन किया था। और कमोबेश यही बात कह रहे थे जो आज हम लोग कह रहे हैं। आडवाणी जी भी, जो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके थे, यही बात कर रहे थे। और उन सब बातों का मतलब ये था कि जो अनुभव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ये डाउट है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। अब बिहार का सही आपने रेफरेंस दिया, बिहार का चुनाव में ये भी एक जो आप बात कर रही वो भी डिबेट में है, दूसरा भी बात डिबेट में है जिसको आप नहीं कर रही हैं कि उस समय चुनाव की गिनती एकाएक 2 बजे के बाद धीमी की गई। चुनाव आयोग को 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और लगभग 10-11 बजे रात तक चला। और अभी भी यह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि 17C हमारा जो अधिकार है चुनाव आयोग ने 2024 के चुनाव में भी नहीं दिया है। हमने मांगा है, हमारे बीएलए को, हमारे बूथ एजेंट को नहीं दिया गया है। ये हमारा अधिकार है, अगर आप उसे वंचित करते हैं तो हमारा सवाल स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की भूमिका पर रहेगी। हम तो मानते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार से बड़ी संस्था है, उसको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। देश में एक बार ताकत दिखाया जो पूरे देश के इतिहास में चुनाव आयोग के रूप में प्रसिद्ध हो गया, वो टीएन सेशन है। और बिहार के चुनाव में ही उनको मौका मिला था। सब लोग कहते थे
कि चुनाव बिहार में जो चुनाव है बूथ कैप्चरिंग होती थी, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सरकार के खिलाफ में लड़के लगाया। उसी तरह का उम्मीद अपेक्षा चुनाव आयोग से है। अब आप कहेंगे कि आप क्यों जितना जीते उतना क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अरे हम तो मीडिया से भी हमारी शिकायत रहती है कि हमारी बातें उस तरह से नहीं उठाते हैं, फिर भी हम आते हैं डिबेट में। चुनाव से और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो सवाल है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव पे, वो अगर हमारे मन में है तो इसको खारिज करना चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वह सबसे बड़ा और सबसे स्वायत्त संस्था है। लेकिन 2020 ये बात अगर हम कहते हैं तो हम बिहार में आप ही की पार्टी बनी थी ना, नवल किशोर यादव जी। और मेरा ये सवाल है, देखिए अगर हम राहुल गांधी की बातों नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए नंबर 1 आप बने थे और आपसे 2 सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की और 43 सीटें जेडीयू की थी, ठीक है। तो नंबर 1 तो आप ही बने थे ना। एलजेपीआर के लोग बैठे हुए हैं और उनकी तमाम सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, अकेले चिराग पासवान लड़े थे। वही चुनाव आयोग था, वही टीम थी, वही सब लोग थे। नवल किशोर यादव जी, तेजस्वी यादव का ये बयान था कि कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म करती तो हमारी सरकार रहती। बिल्कुल वो मैं तो कह रहा हूं कि वो बात है, लेकिन ये भी बात है कि 10 जगहों पे 10 विधानसभा में चुनाव जहां हम जीते हुए थे, हम लोग को हराया गया। ये रूल है कि आपको जो पोस्टल वोट है पहले काउंट करके उसको रिलीज करना चाहिए। क्यों पोस्टल वोट के माध्यम से आपने चुनाव हराया? कहीं 10 वोट, कहीं 20 वोट, कहीं 30 वोट पे। ये जो है हम लोग उस समय कोर्ट के पास भी गए, जो बात सही है उसको कहेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा या आप देशद्रोही कहेंगे अलग बात है, लेकिन वह भी विमर्श का एक उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा है ईवीएम पर सवाल हमेशा विपक्षी पार्टियां ही उठाती हैं। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी और जीवीएल नरसिम्हा का। जब वो विपक्षी पार्टी के नेता थे ना, तभी उनकी ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि विपक्ष में जो बैठेगा वो ईवीएम को कटघरे में खड़ा करेगा ही करेगा। चित्रा जी एक बात और बोलिए बस एक बात और 5 सेकेंड बोलिए। डेमोक्रेसी एट रिस्क जो किताब है वो केवल नागपुर में नहीं पढ़े जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पढ़े जा सकते हैं। उनको भी आप मानेंगे देशद्रोही है? केवल देश में तो नहीं एक किताब जो आप लिखते हैं वो सिर्फ इसी देश में तो नहीं पढ़ा जाएगा, वो अमेरिका में भी रहने वाले लोग पढ़ सकते हैं। तो जो उन्होंने सवाल उठाए थे और देश का वही सवाल आज भी क्या जोड़ा जा सकता है? ठीक है, अहम सवाल आपका है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कई सीटों पर हमें हराने का काम किया गया, वरना हमारी सरकार कब की ही बन जाती। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर भी। देखिए, चुनाव आयोग चित्रा जी दशकों से निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए पूरे विश्व में स्थापित है। हमारा चुनाव आयोग पर हमें गर्व है। 2019 और 2024 में कई राज्यों में जीत दर्ज की। आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आ रही है आपकी आवाज पूरी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी के पास में जाऊंगी, उसके पहले नवल किशोर यादव जी बहुत देर से आई थी, जल्दी से एक और सवाल का जवाब आपसे मैं ले लेती हूं। अब तो बिहार विधानसभा की चुनाव सिर पर है, अक्टूबर में वहां पर वोटिंग होनी है। अगर इसी तरह की बातें हम कहने लगेंगे कि चुनाव आयोग भ्रम फैला रहा है, जबकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल का जवाब भी देता है, क्या यह मनोबल पर जो वोटर है उनके असर नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वोटर हैं और सजग होंगे, हमारे लोग और सजग होंगे। अभी चुनाव आयोग ने खुद बीएलए का एक वर्कशॉप किया था, यहीं पे IIIDM में किया था द्वारका में, और सारे दल के प्रतिनिधि वहां पे आए थे। वहां पे भी हमने यही बात कही कि जो प्रक्रिया में ठीक करने की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है प्रक्रिया में कितना भी आप ट्रेनिंग दें कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, लेकिन जो मेजर सवाल है या महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारा विश्वास कैसे कायम हो कि चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष हो रहा है, उस पर आपका हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। प्रक्रियाओं में तो इतना बड़ा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल रूप से जैसे आप एक समय में सुनते थे कि कहीं पे बूथ कैप्चरिंग होता था, ईवीएम आने से समाप्त हो जाएगा, तो ईवीएम आने के बावजूद भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है? और उसके कारण है आप 17 सी हमें क्यों नहीं देते हैं? 17 सी प्राप्त करना हमारा अधिकार है, आप नहीं देते हैं। 90% बूथों पे आपने पिछले बार नहीं दिया,
और जो चुनाव में वोट गिरते हैं और जो गिने जाते हैं उसमें फर्क भी देखने को मिले हैं। चुनाव आयोग ने जो चुनाव 2024 लोकसभा में करवाए थे उसके आधार पर आप लोगों ने बोल दिया ना कि बड़ा ये लोग 400 पार का नारा देते थे, ले आए 240 पर, तो उसी से तो आप लोग खुश भी होते हैं। और फिर जब विधानसभा हार जाते हैं तो वही चुनाव आयोग कटघरे में सर चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा। मुन्ना जी जैसे जुड़े आप बताइएगा, लेकिन उसके पहले जल्दी से प्रदीप भंडारी जी आपसे, अब मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, लेकिन पारदर्शिता की जरूरत तो है ना। अगर मान लीजिए विरोधी दलों के जहन में सवाल है चित्रा जी तो पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि वो लोग जो बोल रहे हैं उनके दावे में कितनी सच्चाई है। चित्रा जी जो आत्मचिंतन नहीं करना चाहते हैं उनको कितना भी आप जवाब दे दीजिए वो कभी नहीं समझ सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं इनको ईवीएम से नफरत क्यों है, क्योंकि लालू जी के समय ये बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, जब पोलिंग बूथ को लेकर लोग लूटा करते थे, जिन्होंने जिंदगी भर अपने बूथ लूटा, आज वो बात कर रहे हैं। अरे बूथ लुटेरे हैं आप लोग, जिंदगी भर बूथ लूटा है और चुनावों को नहीं किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ टीएन सेशन की बात कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने टीएन सेशन के बारे में क्या कहा था। लालू प्रसाद यादव टीएन सेशन का भंडार ये बीच में बोलना शुरू हो गए, तरीका नहीं है। 3-4 मिनट तक जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज प्रदीप जी को बोलने दीजिए, प्रदीप भंडारी जी को बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। ऐसे ही दंगाई बिहार में भी करते थे। मैं वापस से अपनी बात बोलूंगा क्योंकि मैं इनको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। जवाब लीजिएगा। लेकिन देखिए ये रहा 2000, ये क्यों करते थे, ये वीडियो है बस बंगाल के अंदर जब ईवीएम के साथ में चुनाव नहीं हुआ था पंचायत का, कैसे बूथ लूटा करते थे। अब ये टीएन सेशन की बात कर रहे हैं, टीएन सेशन के बारे में लालू प्रसाद यादव कहते, मेरे बयान नहीं लालू प्रसाद यादव के बारे में, कि सेशन पगला सांड जैसा कर रहा है, मालूम नहीं कि किस रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। ये लालू प्रसाद यादव उस वक्त करते थे मेरे, और ये है द ब्रदर्स बिहार में पत्रकार शंकरन ठाकुर की किताब में। तो ये क्या बात करने वाले हैं, और यही टीएन सेशन कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे कुछ समय पहले, और ये बात करते हैं हमसे। तो अब मैं बताना चाहता हूं बड़ी बात, चित्रा जी सीधी बात है, मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूं, 2020 का बिहार चुनाव हुआ था, उसके बाद में 2021 का बंगाल चुनाव हुआ था। बंगाल चुनाव के भारतीय जनता पार्टी जीती थी कि तृणमूल कांग्रेस जीती थी? तृणमूल कांग्रेस जीती थी। अगर ऐसा ही होता तो हम कैसे पिक एंड चूज करेंगे चुनाव को? इनकी असली मंशा ये है। मैं वापस से मुद्दे पे लाऊंगा, ये राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं देश विरोधियों के साथ खड़े होते हैं। ये पन्नू है सिख फॉर जस्टिस वाला खालिस्तानी आतंकवादी, जिसने वो बात करी थी जो राहुल गांधी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी फिर से जुड़ चुके हैं, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया था। उसके बाद नवल किशोर जी मैं आपके पास आऊंगी, शाना जी आपके पास, चरण सिंह सापरा जी पहले आपके पास आऊंगी। 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, 10 सेकंड में। अब सेशन साहब कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो फिर आप उनका उदाहरण देंगे सर, तो फिर मतलब क्या ही बोला जाए फिर? नहीं हम नहीं वो तो छोड़िए ना, कई लोग कोर्ट से आके राज्यसभा बन जाते हैं, वो बात में नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ ये कहते हैं चुनाव को रोक दिया था, क्यों छोड़े? एक सेकंड रुको तो, अरे क्यों छोड़े? रुक जाओ, पूरी सच्चाई बताओ ना मेरे भाई। कहे टीएन सेशन के समय में सबसे बड़ी जीत लालू जी हासिल किए थे। ना लालू जी ने क्या बोला था टीएन सेशन के बारे में? सबसे बड़ी लालू जी ने क्या बोला था टीएन सेशन के बारे में, वो भी तो बोलो। आडवाणी ने क्या बोला? तो बोलो। आडवाणी ने ईवीएम के विषय में क्या बोला था? प्रदीप भंडारी वो बोलो। अरे भंडारी को गलत कोट करते हो। 2009 के अंदर जो हमारे रिजर्वेशन थे वो जब वो ठीक हो गए उसके बाद नहीं उठाया। आज आप चुनाव हारते हो, वो भी नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने बयान दिया था कि हमारे सभी डाउट क्लियर हो चुके हैं। आप ये जवाब दे दो कि 2020 के बिहार शंकरसन ठाकुर के किताब का नाम तो ठीक से बताओ, राजद पार्टी बने थे ना, तो क्या वो सब पार्टी वो वाली सीटें क्यों नहीं रही? ना वो वाली सीटें क्यों नहीं रही? और झूठ क्यों बोल रहे हो? फॉर्म 17C 40 लाख से ज्यादा दिए गए थे महाराष्ट्र के अंदर, कितना झूठ बोलोगे प्रोफेसर साहब? बताओ कौन दिया था? यादव जी कुछ नहीं पढ़ के आया। अरे झूठ बोल रहे हैं यादव जी ना, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अरे भंडारी जी तुम्हारा नेता ही झूठ बोलता है, तुम्हारा कार्यकर्ता झूठ बोलता है, सेवा करता है, दुनिया के सबसे बड़ा नेता है। आपके जैसा चारा घोटाले वाला नहीं है जो चारा घोटाले के अंदर कन्विक्टेड है। तुम्हारा नेता चारा घोटाले कहां से कहां चला गया? मेरा नेता जो है देश में कहां से चला जाएगा? अरे जब हाथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया ताकि हम वीडियो के बारे में सवाल ना कर सकें, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो वीडियो अगर उनको उपलब्ध करा दी जाती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती, वो विदेशी धरती पर सवाल नहीं खड़े करते। मुन्ना साहब चित्रा जी, सबसे पहले तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना चुनाव हारने के बाद ये बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी पक्ष के द्वारा हो, किसी भी दल के द्वारा हो।
और कई बार प्रमाणित कर चुका है, और ये सबसे प्रामाणिक संस्था है, देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये संस्था है। और उस पर अगर सवाल ये उठाते हैं सदन के अंदर में, आप उठाइए ना, जब चुनाव आयोग इसकी प्रामाणिकता कुछ अगर आरोप लगाते हैं तो उसको मांगा जाता है तो कोई लेकर जाते नहीं है विपक्ष के लोग, और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तब सवाल उठाते हैं। और वो इसलिए नहीं उठाते हैं कि वो चुनाव आयोग में चुनाव हार गए हैं, वो इसलिए उठाते हैं कि उनको विदेशी फंडिंग चाहिए होता है। देश के खिलाफ में इस तरह के वो प्रायोजित करते हैं, प्रायोजन चलाते हैं। और ये पहली बार थोड़ी न लगा रहे हैं ये आरोप। ये तो 2017 में जब गुजरात का चुनाव हारे थे तब भी आरोप लगाए थे, 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी आरोप लगाए, 22 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था, चित्रा जी आप तो वहीं से हैं, तब भी आरोप लगा था। फिर 2024 महाराष्ट्र के चुनाव के बाद का ये कहानी चल रहा है। तो राहुल गांधी को तो न भारत का समझ है और न भारतीय लोगों की समझ है, न अपने संस्थाओं पे विश्वास है और न किसी नेताओं पे विश्वास है, न अधिकारियों पे। नवल किशोर यादव जी कह रहे हैं 2020 में कुछ चुनावों पर बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ सीटों पर अगर पारदर्शी तरीके से हो जाता तो फिर हम लोग चुनाव जीत चुके थे, हमारा ही मुख्यमंत्री बनता 20 में। ये तो चित्रा जी मैंने कई डिबेट में कहा है कि 2020 का जो भ्रम राष्ट्रीय जनता दल को हो गया है, वो मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए से अलग होकर लड़े थे, इसलिए इनकी सीटें पड़ी थी। न इनके नेता में कोई करिश्मा है, घोटाले में और नाम जुड़ गया। अरे इस गलत फहमी में मत रहो। पड़ जाएगी, जरा सा आप सोचिए चित्रा जी, 20 साल से जो पार्टी को बिहार के लोगों ने, अरे भाई चुप रहो नवल यार, तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो भाई। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बोलिए बोलिए। बचरण सिंह साहब इंतजार करें आपकी बात काम करते होते तो 20 साल से यहाँ पे थर्ड क्लास नवल किशोर जी प्लीज अब ये ऐसी बातें नहीं, उनको बोलने नहीं दीजिए, तुम वैसे इतने देर से जुड़े हैं, ये नहीं हो सकता है। नवल किशोर जी एक पार्टी को दो कर देता है, शर्म नहीं आती है। नवल किशोर जी शर्म नहीं आती है। नवल किशोर जी बोलिए। लालू प्रसाद से थर्ड क्लास अरे शर्म नहीं आती है, कोई नहीं हुआ। एक पार्टी को दो भाग में तब नेता कुछ बोलते नहीं हो। अरे तीसरे नंबर का नेता है तुम्हारा, तुमसे 3 नंबर का दल हो, 4 नंबर के पार्टी हो, पार्टी नहीं है, कोई पूछता है तुमको? अरे कोई पूछता है तुम्हारे पार्टी को? अरे जेल वाले नेता अरे तुम्हारी तुमको कोई पूछता है? अरे बेशरम न हो तुम जी, जेल जाने वाले लोग हो। अरे तुम तो वहां भी जाने लायक नहीं हो। विश्वास है, अरे तुम तो वहां भी जाने लायक नहीं हो। कैद में रहने वाले नेता के, अरे तुमको जाने लायक ही नहीं। महाविद्यालय का प्रोफेसर, तुम्हारा पार्टी घटिया है, तुमको कुछ नहीं आता है। अरे बिहार के लोग तुमको यादव जी प्लीज, धुरेंद्र मुन्ना जी वैसे भी बहुत देर से आए हैं, उनकी बात हो जाए प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। शाहनाज सिंह जी इंतजार में है, सापरा साहब इंतजार में है। नवल किशोर यादव जी प्लीज, नवल किशोर यादव कौन सी भाषा है प्लीज सर, उनको बोल लेने दीजिए, उनकी बात तो हो जाए प्लीज, बोलिए बोलिए। उससे बड़ा चरवाहा भी धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी मुद्दे पर बोलिए जल्दी से। तो गधाई न चराएंगे लोग, बेहूदगी कर रहे हैं ना, बदतमीजी कर रहा है। नहीं है मुद्दे में, बताइए जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। बदतमीजों की है, ये बदतमीजी कर रहा है, अभी मुद्दे पर माफी मांगना चाहिए। अभी मुद्दे पर चलिए, माफी मंगवाएंगे, मेरा समय हो जाएगा ब्रेक। राहुल गांधी जी कर जी, मुद्दे पर आ रहा हूँ। ये राहुल गांधी जी को ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, और कम से कम इनकी दादी से सीख लेनी चाहिए थी। उनके दादी ने भी कहा था कि विदेश में जब उनको सवाल किया गया था, पत्रकारों ने पूछा था अपने देश के बारे में, यहाँ के संस्थाओं के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि यह जगह उपयुक्त नहीं है। कम से कम आप मोदी जी की बात न मानिए, एनडीए के नेताओं की बात नहीं मानिए, संविधान की बात नहीं। ये कह रहे हैं कि सवाल तो वाजिब है, लेकिन देश के अंदर पूछे, विदेश में नहीं पूछे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सवाल तो उनके वाजिब है, खाली विदेशी धरती से ना पूछे। बिल्कुल, लोकतंत्र है, पूछने का अधिकार है। बिल्कुल, विदेशी धरती का इस्तेमाल नहीं करे। सापरा साहब, आप भी समझदार प्रवक्ता हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, अपने नेता को आप बोल नहीं सकते, आपकी एक मर्यादा है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसी के चलते आप लोग उत्तर दे दूं अभी, लगातार बोल लिया जब आपसे, और आपके नेता ने क्या क्या आरोप लगाए, हर एक चीज पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, मैं बहुत देर से गई थी, इसलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी को थोड़ा सा बोल लेने देते हैं, फिर सापरा साहब में आ रही हूँ। सापरा साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। अब मुझे लगता है कि क्या हमारे पास वो आंकड़ा है जो बिहार, यूपी और बंगाल का है, जहां जहां चुनाव होने हैं अगले 3 सालों में? देखिए सापरा साहब, अब आपके पास आते हुए, चुनाव आयोग पर आप सवाल खड़े कीजिए, विपक्षी दलों का यह अधिकार है। मेरा सवाल है सापरा साहब, उसके बाद मैं शाहनाज सिंह जी फौरन आपके पास आ रही हूं। उत्तर प्रदेश 1985 में कांग्रेस पार्टी आखिरी बार जीती थी, यानी कि 40 साल पहले उसको जीत हासिल हुई थी। 2027 में यूपी में चुनाव है। अब इसके पहले आ जाइए, 2026 वाला भी आंकड़ा दिखाई, बिहार का दिखा देते हैं।
बिहार में आखिरी बार 1985 में जीती थी कांग्रेस, यानी कि 40 साल पहले जीती थी बिहार में भी। उसके बाद आरजेडी और उसके बाद हमने देखा किस तरह से गठबंधन की सरकार रही। पश्चिम बंगाल में आखिरी बार कांग्रेस 1972 में जीती थी, यानी कि 53 साल पहले। अब चुनाव आयोग तो चरण सिंह सापरा जी, कहीं आप 53 साल पहले जीतते हैं, ये बड़े राज्य हैं सापरा साहब। और अगर कांग्रेस पार्टी खुद में भीतर झांकने की बजाय ये सवाल करेगी कि नहीं संस्थाएं ही गड़बड़ हैं, या तब तो बीजेपी नहीं थी ना 1972 से, अगर आप उसके बाद 1972 से आप हार रहे हैं चुनाव, तो बिहार को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, पिछलग्गू पार्टी बन गई है राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, और आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं बजाय कि अपने घर में चीजों को ठीक कर लिया जाए। चित्रा जी अभी धैर्य रखिए, सुनिए मेरी बात। अगर आप इस तरह से आंकड़े बताएंगे तो मैं भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कितनी बड़ी पार्टी है आपको भी पता है, केरला के अंदर कितना बड़ा अकाउंट खुला है वो सब आपको पता है, तो इस तरह के आंकड़े मैं भी दे सकता हूं। खैर बहरहाल बात यह है कि राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी क्या पूछ रही है। हम तो निर्वाचन आयोग को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, पुख्ता बनाना चाहते हैं। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई एक जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट जो है वो डिजिटल वोटर लिस्ट, जो आखिरी वोटर लिस्ट है वो हमें दे दीजिए। हम इतना ही पूछ रहे हैं, एक चीज ये। दूसरा हम पूछ रहे हैं कि भाई 5:30 बजे के बाद में जो 65 लाख वोट ऐड हुए हैं उसका आप वीडियो शूटिंग हमें दे दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन को क्या इतराज है? क्यों भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना, एलजेपी ये क्यों दलाली कर रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन इनकी टूल किट का हिस्सा है क्या? ये दलाली करना बंद करिए। और शिंदे सेना की प्रवक्ता ने जिस तरह से कठोर शब्द वापरे हैं, जिस तरह से उन्होंने बकवास कहा, जिस तरह से उन्होंने बकना ऐसे शब्द कहे हैं, अरे भाई आपके अंदर कुणाल कमरा की आत्मा आ गई है क्या? कुणाल कमरा ने भी तो यही कहा था ना, दाढ़ी वाला, थाने से रिक्शा चलाने वाला गद्दार। तो गद्दार हमको मत सिखाइए, आपका गद्दारी का इतिहास है। गद्दार लोग हमको मत सिखाइए कि इस देश को कैसे चलाना है। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना कि निर्वाचन आयोग को ट्रांसपेरेंट करना है, पुख्ता करना है। तो इसके बीच में इस तरह के शब्द वापरने का क्या मतलब हो जाता है? तो ये ध्यान रखिए कि एक उंगली हमारी तरफ करोगे तो गद्दार वाली 10 उंगली आपके ऊपर आएगी। और इतना ही नहीं, आजकल क्या चल रहा है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में किस तरह से रस्साकसी चल रही है, किस तरह से उनको बेइज्जत किया जा रहा है। हाँ, ये बोलूंगा तो सारे मीडिया के सामने, सारे दर्शकों के सामने आपकी पोल खुल जाएगी। क्या हाल है एकनाथ शिंदे का, ये इनकी प्रवक्ता बता सकती है यहाँ पर। और ये शिंदे सेना को कम प्रोटेक्ट कर रही है। और ये सर आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, मैं सोच रही थी कांग्रेस पार्टी आखिरी बार कब जीती थी, मैं उसका आंकड़ा जब से तमिलनाडु नाम का स्टेट बना है सर चरण सिंह सापरा जी, वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। आपने तमिलनाडु में बीजेपी को लेकर कटघरे में खड़ा किया, मैं बीजेपी से पूछ लूंगी, लेकिन तमिलनाडु का आपने एग्जाम्पल दिया 63 के बाद तमिलनाडु जीती नहीं। आप लोग कहाँ का मतलब एग्जाम्पल देते हैं? मद्रास स्टेट में आप लोग जीते, तमिलनाडु जब से बना जीते भी नहीं चरण सिंह सापरा जी। 3 में न 13 में है। हाँ ठीक है, क्या बात आप कर रहे हैं? बोलिए प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी पीड़ा की बात ये है, पीड़ा की बात ये है, जब बच्चा ना एग्जाम में फेल हो जाता है। मुझे कुछ बोलने दीजिए। अच्छा शायना एनसी जी की बात हो जाए, फिर क्लोजिंग कमेंट में आपका ले लूंगी। प्रदीप बोलिए शायना जी, बोलिए शायना जी प्लीज, बोलिए शायना एनसी जी। देखिए, मैं सबरा जी को एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि लोकसभा में जो आंकड़े आए, जो नतीजे आए, जो आपको लगता है कि वो सही और अचानक से विधानसभा गलत, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपको लगता है कि आपके नेता जब विदेश जाके भारत के सम्मान को लेके एक सवाल प्रश्न तब हम कोर्ट में जाएंगे ना। एज एन एंटाइटल्ड चाइल्ड, निर्वाचन आयोग ने हर समझ रखिए, अभी सवाल उन्होंने मुझे निर्वाचन आयोग अभी आप धीरज रखिए, मैं बोल रही हूँ, आपको आपत्ति हो रही है। प्रदीप जी उसके बाद में आ रही है आपके पास। शायना एनसी जी प्लीज, सापरा साहब प्लीज, आप जब बोल रहे थे बीच में कोई टोक नहीं रहा था। सापरा साहब, इलेक्शन कमीशन ने हर चीज का जवाब दिया।
इलेक्शन कमीशन ने हर चीज का जवाब दिया। ठीक है, हर सेक्शन 22, सेक्शन 23 जो 89 अपील जल्दी से प्रदीप भंडारी जी से जैसे एक बच्चा जो होता है जब बच्चा फेल हो जाता है एग्जाम के अंदर तो वो टीचर को ब्लेम करता है, क्लास के बाकी बच्चों को ब्लेम करता है। राहुल गांधी की यही हालत है। मैं सीधी बात कह रहा हूं चित्रा जी, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। रफाल में झूठ, आधार में झूठ, डोकलाम में झूठ, सेंगोल में झूठ, राम मंदिर में झूठ, सीए पे झूठ, आर्टिकल 370 पे झूठ, ईवीएम पे झूठ, संविधान पे झूठ और अब इलेक्शन कमीशन पे झूठ। जो हिस्टोरिकली झूठा रहा है उसके सामने कितने भी तथ्य रख दो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि वो है बालक बुद्धि। आप कुछ भी रख दोगे। अब इस तरह की बातें नहीं, वो नेता विपक्ष हैं भाई, उनकी 99 सीटों वाले, मुझे लगता है इससे थोड़ा बच सकते हैं। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पारदर्शिता लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त होती है, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर जब देश की संस्थाओं पर इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे तो यकीनन राहुल गांधी भी कटघरे में खड़ा होंगे और पलटकर उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जब कांग्रेस पार्टी जीतती है उस समय संस्थाएं अच्छी हो जाती हैं और जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो फिर संस्थाओं को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है। लेकिन बात निकली है, बहुत दूर तक जाएगी। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।